हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो एज यू नो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, है ना। तो इसमें हम लोगों ने एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे, राइट। तो चलिए पहले हम लोग उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड अहेड। ओके, तो हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। बेस के केस में भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है ना। जब मेटल कार्बोनेट या कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो वो जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ना। बेस के केस में बिकॉज इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, ओके। तो इसलिए ये बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई भी बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। नलीफाई करने का क्या मतलब होता है कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है और एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है, एंड ये दोनों के बीच में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसी रिएक्शन को यूज़ करके हम लोग बहुत सारी अपने डेली लाइफ में इसका यूज़ भी करते हैं, है ना। जैसे कि मधुमक्खी हनी भी जब हमें काट लेती है, बाइट कर लेती है, तो हम वहाँ पे उससे एक एसिड्स का सिक्रेशन होता है, जिसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम वहाँ पे बेस यूज़ करते हैं। बेस का कोई भी लिक्विड या सब्सटेंस अप्लाई करते हैं जिससे कि उसकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, है ना। फिर मेटल ऑक्साइड, अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड है वो एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है अगेन, है ना। ये दोनों, तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अगेन इसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, इसलिए बेस से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। बिकॉज टू बेसिक सब्सटेंसेस कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। एक सब्सटेंस बेसिक होगा तो दूसरा एसिडिक होना ही है ना, क्योंकि एसिडिक दोनों सेम सब्सटेंस होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, है ना। फिर हमने देखा कि नॉन मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। व्हाई? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक में रिएक्शन नहीं होगा। बट जब ये बेस से रिएक्ट करते हैं तो अगेन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी एक एसिडिक है और एक बेस है, तो एसिड बेस के बीच में जहाँ भी रिएक्शन हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये सारे रिएक्शंस हमने देखे थे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे ना एसर्शन रीजन का जो क्वेश्चन आता है वो इसी बेसिस पे आता है। आपको दे देगा कि मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दैट्स वाई दे डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, है ना। रीजन में आपको दे देगा कि देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, और रीजन में दे देगा आपको कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो रीजन तो यहाँ पे गलत हो गया, है ना। तो इस तरह का स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब चलिए, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली कि किस तरह से एसिड से रिएक्ट करते हैं, बेसिस रिएक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड से, है ना। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एसिड्स गिव H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो H+ आयन देता है ना। एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम कोई ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। दे चेंज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू पिंक, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। एंड फिनोल्फ्थेलिन जो कि कलरलेस इंडिकेटर है, इसका कलर पिंक से कलरलेस हो जाता है अगर हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो। एसिड्स आर सॉर और टार्ट इन टेस्ट, टार्ट मीन्स भी खट्टा ही होता है ना। पीएच लेवल क्या होता है, 0 से 6.9 के बीच में होता है, यानी कि लेस देन 7 होता है, ओके। दे न्यूट्रलाइज द केमिकल प्रॉपर्टी, आज हम लोग पीएच स्केल और पीएच क्या होता है ये सारी चीज़ें भी देखेंगे, ओके। दे न्यूट्रलाइज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, अभी हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड्स बेस की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि जब इन्हें मेटल से रिएक्ट किया जाता है तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन रिएक्टिंग विद कार्बोनेट्स दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मोस्ट एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। इसके अलावा जो भी आप रिएक्शंस देखे हैं मेटल ऑक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ओके। एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला पॉइंट भी आज हम लोग कवर अप करेंगे। इसी तरह से बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, जस्ट अपोजिट कर दीजिए उसका। वहाँ पे हाइड्रोजन आयन दे रहे थे, है ना। एसिड्स हाइड्रोजन आयन देते हैं एंड बेसिस गिव्स
हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को ब्लू में कर देता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। फिनोल्फथालीन का कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस से पिंक हो जाता है। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। पीएच लेवल 7.1 से 14 तक, है ना, यानी कि मोर देन 7। ओके, और 7 पे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, न्यूट्रल। बेसिस न्यूट्रलाइज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को, एक दूसरे की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब हम बेसिस को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये अगेन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड वाटर व्हेन रिएक्टेड विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया है, आप वहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड का पॉइंट ऐड कर सकते हैं एसिड्स में। ओके, एल्केलिन्स, एल्केलिन किसे कहा जाता है, सॉल्युबल बेस को। एसिड्स एल्केलिन किसे कहते हैं हम, सॉल्युबल बेस को कहते हैं। सारे के सारे बेसिस सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व होते हैं उन्हीं को एल्केलिन कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है कि ऑल द बेसिस आर एल्केलिन्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑल द एल्केलिन्स आर बेसिस, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एल्केलिन्स आर सोपी टू टच, बीटर एंड कोरोसिव होते हैं। एल्केलिन्स जो होते हैं वो एसिड्स की तरह ये भी काफ़ी कोरोसिव होते हैं। बेसिक सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं ये हम लोग अभी आज देखेंगे। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि किसी भी एसिड्स में और बेसिस में क्या चीज़ें कॉमन हैं, है ना। तो अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने देखा कि कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। किसी भी एसिड को जब हम मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। मतलब क्या कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो है वो हर एसिड में कॉमन हो सकता है ना। अब ये क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि क्या जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं क्या वो सारे के सारे एसिड्स होते हैं, या जितने भी एसिड्स हैं उन सभी में हाइड्रोजन होता है। तो चलिए इसे हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। आइए एक एक्टिविटी से इस बात को समझते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं क्या वो सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं या नहीं, है ना। सो एक्टिविटी 2.8 इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको कुछ सॉल्यूशन लेना है जैसे कि ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। उसके बाद क्या करना है, इस तरह का सेटअप तैयार करना है। एक बीकर ले लेना है, उसमें रबर कॉर्क इस तरह से लगा देना है, उसके ऊपर 2 कील लगा देनी है। उस कील को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देना है ना, इसे 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है और उसमें एक बल्ब भी लगा देना है और यहाँ पे एक स्विच दे देना है। उसके बाद क्या करना है, अब इसमें आपको बारी बारी से ये सारे सॉल्यूशंस डालने हैं। जब आप डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही हमने सम डाइल्यूट HCl इसमें डाला तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब जो है वो जल जाता है, बल्ब जल जाता है। फिर अगेन हम इसे रिपीट करते हुए जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तब भी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमने इसमें H2SO4 डाला सल्फ्यूरिक एसिड तब भी बल्ब ग्लो कर जाता है। अगेन रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। अब इसमें ग्लूकोज जब हमने डाला तब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बल्ब है वो नहीं जलता है। अल्कोहल जब डालते हैं तो भी इसमें बल्ब नहीं जलता है। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि HCl एंड H2SO4 के केस में बल्ब ग्लो करता है, बट अल्कोहल और ग्लूकोज सॉल्यूशन के केस में बल्ब ग्लो नहीं करता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, तो एक्चुअली में यहाँ पे ये हो रहा है कि एसिड और HCl एंड H2SO4 जो है वो एसिडिक होते हैं, एसिड्स हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, बिकॉज डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट का क्या मतलब है कि इसमें पानी मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी इसमें पानी मिला हुआ है। तो जैसे ही ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे ही इनको पानी में डाला जाता है वो पानी में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। बट अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये अपना हाइड्रोजन, इन दोनों में भी हाइड्रोजन होता है। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, है ना। तो इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये अपना हाइड्रोजन सेपरेट नहीं करते हैं, चाहे वो उसे पानी में डाला जाए तो भी। लेकिन एसिड्स जो है जैसे ही पानी में डाला जाता है ये अपने आयंस में टूट जाते हैं और H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। यही H+ आयन जब प्रोड्यूस होता है तो ये जो है पानी में माइग्रेट करना स्टार्ट हो जाता है, ये इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं अपने चार्ज को डोनेट करने के लिए, ठीक है। ये कैट आयन है तो ये अपना प्लस चार्ज देने के लिए अपना
निगेटिव एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ये उधर उधर माइग्रेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो ये बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। तो यही रीज़न है। ग्लूकोज एंड अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है, इनके आयन सेपरेट नहीं होते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है और बल्ब ग्लो नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। एसिड्स आयनाइज इन वाटर ड्यू टू विच आयंस फ्रीली माइग्रेट इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एज अ रिजल्ट बल्ब ग्लो। बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डू नॉट सेपरेट देयर H प्लस आयन इन वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई बल्ब डज नॉट ग्लो। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है बट ये एसिड नहीं है, है ना। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है, इससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं इस एक्टिविटी के बाद कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें वो सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, लेकिन सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड्स नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है, ये अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है ना। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों एसिड नहीं है, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इससे एक अनदर कंक्लूजन क्या निकलता है कि कभी भी कोई सब्सटेंस अपना एसिडिक नेचर कब शो करता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन। जब तक H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होगा उस सब्सटेंस का एसिडिक नेचर शो नहीं होता है। ठीक है, इसे हम अभी एक और एक्सपेरिमेंट से अच्छी तरह से इस पॉइंट को हम लोग अभी समझेंगे कि कब कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर शो करता है। फिलहाल आप बस इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी सब्सटेंस अपना एसिडिक नेचर कब शो करता है, जब उसमें H प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ इसी तरह से बेस के केस में जब हम इस एक्टिविटी को बेस के साथ परफॉर्म करेंगे, जब हम उसमें NaOH डालेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका क्या रीज़न है कि NaOH भी जब पानी में जाते हैं तो वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं और ये OH माइनस आयन चार्ज एक्सेप्ट करने के लिए, है ना, चार्ज एक्सेप्ट करने के लिए ये इधर उधर माइग्रेट करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है एंड बल्ब ग्लो कर जाता है। ठीक है, तो अगेन बेसिक नेचर, किसी भी सब्सटेंस का बेसिक नेचर शो करने के लिए किसी भी वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। जब तक सब्सटेंस में हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा वो अपना बेसिक नेचर शो नहीं करते हैं। तो ये इस एक्टिविटी से हमने 3 कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अब इस एक्टिविटी से आपको किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, ये पूछा जा सकता है ना। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि HCl HNO3 जो है वो एसिड्स हैं, तो जब ये पानी में जाते हैं तो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने का क्या मतलब है कि ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसी H प्लस आयन के फॉर्मेशन की वजह से ये पानी में अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ग्लूकोज एंड अल्कोहल जो है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों कोई भी एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि जब ये एसिड्स वाटर के साथ मिक्स होते हैं तब ये क्या करते हैं, एसिड जो है H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है एंड बेस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। एंड ये अपना चार्ज डोनेट करने के लिए और ये अपने ऊपर से चार्ज किसी से दूसरे सब्सटेंस से चार्ज एक्सेप्ट करने के लिए माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं और इसी माइग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, आप यहाँ पे इसे पढ़ भी सकते हो। यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि जब एसिड और बेस वाटर में मिक्स होते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन में और ये आयन फ्रीली माइग्रेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अच्छा, अब अगेन हमने देखा अभी इस एक्टिविटी से हमने देखा कि कोई भी सब्सटेंस अपना बेसिक नेचर कब शो करता है, जब ये OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करे, और कोई भी सब्सटेंस अपना एसिडिक नेचर कब शो करेगा, जब वो H प्लस आयन का प्रोडक्शन करेगा, H प्लस आयन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो बेस बनाते हैं।
ठीक है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जब हमने इसे वाटर से रिएक्ट कराया तो ये क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, बेस है ना, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो ये कौन सा आयन प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। दैट्स व्हाई मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक क्यों होते हैं, तो इसका भी एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, जब हम इसे पानी में डिजोल्व करते हैं तब ये क्या बनाता है, H2SO4 विच इज एसिडिक इन नेचर, विच इज एसिड, है ना। H2SO4 क्या है, एसिड्स है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जब कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो और एसिड प्रोड्यूस करे तो हम कहेंगे कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, और जब कोई सब्सटेंस वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के बेस प्रोड्यूस करे तो हम कहेंगे कि उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। क्लियर। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है जिससे कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है। एंड जब हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। उसी तरह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं विच इज एसिडिक नेचर। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जब हम क्या ये सारे एसिड्स जो हमने देखा कि एसिड जो H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं और कोई भी बेस OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या ये जो आयंस का प्रोडक्शन हो रहा है क्या ये वाटर सॉल्यूशन में ही होता है या ये जब गैस के फॉर्म में होगी तब भी ये आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें सॉलिड सोडियम क्लोराइड डाल देना है NaCl। ठीक है, सॉलिड है ना, जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी सॉलिड ही होता है, राइट। तो इसमें डाल देना है। अब इसमें कुछ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, NaCl में कुछ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है एंड ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो जैसे ही इन दोनों के का रिएक्शन होता है ना, तो इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, NaSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ ही में HCl गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद क्या करना है, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको आपको एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास कराना है एंड ऑब्जर्व करना है। एक आपको 2 तरह का लिटमस पेपर लेना है, एक ड्राई लिटमस पेपर और दूसरा वेट लिटमस पेपर यानी भीगा हुआ। ठीक है, दोनों ब्लू लिटमस पेपर लेना है और दोनों को बारी बारी से यहाँ पे चेक करना है कि क्या रिएक्शन होता है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमने यहाँ पे जब हम ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं, है ना, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम वेट लिटमस पेपर लेते हैं तो कलर में चेंजिंग होती है ना, हम ये ऑब्जर्व करेंगे। तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ड्राई HCl गैस जो है ये जब तक पानी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है अपना एसिडिक नेचर शो नहीं कर रही है। ठीक है, ये जो ड्राई HCl गैस है ये जब तक पानी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है अपना एसिडिक नेचर नहीं शो करती है। लेकिन जैसे ही HCl सॉल्यूशन बन जाता है, ये जो वेट ब्लू लिटमस पेपर में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उससे HCl का रिएक्शन हो जाता है, उससे ये बॉन्ड बना लेती है और अपने आयंस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये अपने आयंस प्रोड्यूस करती है, डिसोसिएट हो जाती है। जैसे ही ये वेट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आती है ये डिसोसिएट होकर के आयन प्रोड्यूस करती है। एज अ रिजल्ट पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाता है, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना एसिडिक नेचर शो कर देती हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे कि हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जब हम NaCl में H2SO4 डालते हैं तो एक कलरलेस गैस इवॉल्व होती है विच इज HCl गैस, है ना, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे NaHCO4 होगा, NaHSO4 होगा। ठीक है, ओके। दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी कि जब हम
इस गैस को टेस्ट करते हैं विद ड्राई लिटमस पेपर तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जब वेट लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो इसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है, यानी कि अपना ये एसिडिक नेचर शो कर रही है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब तक वो ड्राई वाटर रहता है, ड्राई लिटमस पेपर रहता है, तो ये जो HCl गैस है वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, क्योंकि वाटर नहीं है, वाटर के प्रेजेंस में ही H+ आयन प्रोड्यूस कर पाते हैं, है ना। ये जो HCl गैस है ये वाटर के एब्सेंस में H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करती है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर शो नहीं होता है। बट जैसे ही हम वेट लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, ये जो HCl गैस है ये उस लिटमस पेपर में प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट कर लेती है और H+ आयन प्रोड्यूस करती है। एज अ रिजल्ट अपना ये एसिडिक नेचर शो करती है और ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? ओवरऑल हमने क्या कंक्लूड किया कि जब हमने एसिड्स को, HCl गैस को जब तक हम सूखे में रखते हैं ये अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करती है, लेकिन जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आती है, जैसे ही वाटर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, ये अपना एसिडिक ये आयंस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि कोई भी एसिड्स आयंस प्रोड्यूस करते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब तक पानी नहीं रहेगा वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेंगे, है ना। H+ आयन के सेपरेशन के लिए पानी का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आती है कि जैसे ही ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, ये बहुत ही डरपोक होते हैं। जैसे ही ये डिसोशिएट होते हैं HCl के पानी में कांटेक्ट में आने से, वो क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, वाटर से कांटेक्ट कर लेता है, वाटर से ज्वाइन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल से ज्वाइन होकर के ये H3O बना लेता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को हम कभी भी AQ लिखेंगे, या तो हम H+ लिख रहे हैं तो हमेशा AQ साथ में लिखेंगे, या फिर हम H3O का यूज़ करते हैं, ओके। हमेशा हमें H3O लिखना चाहिए, या फिर H+ अगर हम लिख रहे हैं तो उसके साथ AQ लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो हमेशा कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए अगर आप सिर्फ H+ लिखते हो तो वो गलत हो सकता है, ओके। तो ओवरऑल इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया कि जब तक एसिड्स पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि एसिड्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, एंड बेसिस जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये तो हो गया भाई एसिड के साथ। अब आइए बेस के साथ भी देख लेते हैं। अच्छा, इस एक्टिविटी से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज कर पाते हैं ये ड्राई HCl गैस? तो क्या बात होगी, क्योंकि ड्राई HCl गैस तभी आयन प्रोड्यूस करेगा जब पानी मौजूद होगा, है ना, जब ये पानी में डिसॉल्व होगा। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर दे डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयन, दैट्स व्हाई ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर, क्योंकि ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं कर पाता है, ठीक है। अब आइए बेस के साथ वाटर किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। तो बेस के साथ भी सेम थिंग होता है। जैसे ही हम किसी बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं, ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं और OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी बेस हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हमने पानी में डिसॉल्व किया, पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड में टूट जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में डिसॉल्व किया, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि बेसेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन डिसोशिएट करते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। एसिड्स भी पानी में ही डिसॉल्व होंगे तो आयंस प्रोड्यूस करेंगे, एंड बेसिस भी वाटर में डिसॉल्व होंगे तभी आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ये याद रखिएगा। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी बेसिस हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्कलाइज कहते हैं, एल्कली कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है, एजर्सन रीजन के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि जितने भी एल्कलीज हैं वो सारे के सारे तो बेसिस हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं हैं। जो इनसॉल्युबल हैं वो सिर्फ बेस हैं, एल्कलीज नहीं कहेंगे हम उसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है लेकिन ये है तो बेस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है लेकिन बेस तो है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये तीनों जो हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन ये बेसिक ही हैं, ठीक है। तो सारे के सारे बेसिस एल्कलीन नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी एल्कलीन हैं वो बेसिस का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि जब कोई एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है तो H+ आयन प्रोड्यूस करता है ना। जब कोई एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है तो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, और जब कोई बेस
वाटर में डिजोल्व होता है तो H माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो आइए एक बार फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक बार देखते हैं कि किस तरह से एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि एसिड्स जब बेस से रिएक्ट करता है तो ये अपना H प्लस आयन डोनेट करता है और ये OH माइनस आयन जो है वो बैठा रहता है इस H को एक्सेप्ट करने के लिए। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि OH प्लस H मिल करके वाटर बना लेते हैं एंड ये दोनों जो हैं एलिमेंट वो मिल करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। समझ गए? तो इस तरह का रिएक्शन अगर आपको दे तो आपको क्या करना है, इस दोनों को एक साथ कर देना है और इस दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। इसके साथ साथ आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि कभी भी एसिड्स का फॉर्मेशन वो नॉन मेटल के साथ ही होता है। ठीक है, एसिड्स का फॉर्मेशन नॉन मेटल के साथ होता है। नॉन मेटल से एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड मेटल से बेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आप देखो ये क्लोरीन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है ना। तो मेटल जब भी होगा जाहिर सी बात है कि H प्लस आयन एसिड्स क्या करते हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं जो कि कैट आयन है। तो एन आयन को हम बाद में लिखते हैं और कैट आयन को पहले लिखा जाता है ना। तो ये बाद वाला क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा ना और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए हमेशा नॉन मेटल से एसिड्स का प्रोडक्शन होगा और मेटल से बेसिस का प्रोडक्शन होगा, जैसे कि NaOH। ठीक है, तो कभी भी अगर दिया हुआ रहेगा KCl है ना, तो ये तो है निगेटिव, लेकिन ये क्या है, मेटल है, तो ये कभी भी एसिड नहीं हो सकता, ये कभी भी एसिड नहीं हो सकता। ये क्या है, ये सॉल्ट है। KCl क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, तो सॉल्ट एसिड बेस को आप कैसे पहचानोगे, ये ट्रिक है, इसी तरह से आप पहचानेंगे। हमेशा आपको देखना है कि यहाँ पे नॉन मेटल होना चाहिए तभी ये एसिड है, वरना ये सॉल्ट है ना। इसी तरह से KOH, तो ये क्या है, ये तो ये बेस की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको चेक करना है ना कि ये होना चाहिए क्या, नॉन मेटल। तो पोटेशियम क्या है, सॉरी मेटल होना चाहिए, तो पोटेशियम क्या है, मेटल है, इसलिए ये क्या है, बेस है। ठीक है, NaCl, इसमें देखो यहाँ पे भी क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, लेकिन सोडियम क्या है, मेटल है, इसलिए ये एसिड ना होकर के ये सॉल्ट होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि सॉल्ट एसिड्स में हमेशा H प्लस आयन होना चाहिए, हमेशा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो एसिड होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं कि किसी भी एसिड्स को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। तो इसे आइए एक एक्टिविटी से देखते हैं, है ना। तो क्या करना है, टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में 10 ml पानी ले लेना है और उसमें कुछ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। उसे धीरे धीरे स्लो करना, धीरे धीरे उसे मिलाते रहना है। उसके बाद बीकर के बेस को टच करके देखना है कि क्या होता है ना। इसमें हमने एसिड का ड्रॉप डाला और इसमें पानी है। जैसे ही हम एसिड का ड्रॉप डालेंगे हम देखेंगे कि ये जो बीकर है वो गर्म हो जाता है। दैट मीन्स क्या कि दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, है ना। यानी कि किसी भी एसिड्स को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज होती है, हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, सो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द बेस ऑफ द बीकर गेट्स हॉट एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो दिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो जब भी हम किसी एसिड्स को पानी में डालते हैं या बेसिस को पानी में डालते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसी को कहा जाता है डाइल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, तो जब भी हम डाइल्यूशन कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हाईली मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हमेशा कभी भी किस तरह से डाइल्यूट करना चाहिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हम पानी को एसिड में नहीं डालेंगे, ये गलत प्रोसीजर है। ठीक है, क्योंकि एसिड्स आर हाईली एक्सोथर्मिक, है ना, ये कोरोसिव होते हैं। तो जब हम इसमें पानी डाल रहे हैं तो एसिड का अमाउंट ज़्यादा है और पानी धीरे धीरे डल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, स्प्लैश आउट हो सकता है। जिस बीकर में रखा हुआ है वो टूट सकता है और बहुत भारी मात्रा में हीट रिलीज होगी जिससे कि हमें हार्म पहुंच सकता है। तो ये मेथड गलत है। कभी भी हम जब डाइल्यूट करेंगे तो क्या करना है, हमें एसिड को पानी में डालना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और साथ साथ उसे स्टर भी करते रहना है, साथ साथ उसे मिलाते भी रहना है। ये सही तरीका है डाइल्यूशन का। ठीक है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी हम पानी में एसिड बेस डालें, ना कि एसिड या बेस में पानी। एसिड या बेस में जब हम पानी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ये बर्निंग कॉज कर सकता है, बर्निंग इंजरी हो सकती है हमें। ओके, इसी बात को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। अगर पानी ऐड किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होगी जो कि हमें बर्न कर सकती है, बर्निंग इंजरी हो सकती है। ठीक है, और जिस कंटेनर में रखा हुआ है वो ग्लास कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है इस हीट से। इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड। ठीक है।
क्योंकि जब हम इसे पानी में डालते हैं ना, तो ये जो पानी है, ये इससे जो हीट निकल रहा होता है एसिड से, उस हीट को ये पानी एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि एसिड्स बेस की जो ग्लास कंटेनर होती है, जो कि जिस कैन में एसिड रखा हुआ होता है, उस पर कुछ इस तरह का वार्निंग साइन बना हुआ होता है और उसमें दिखाया हुआ होता है कि एसिड जब ड्रॉप होगा तो आपके स्किन को बर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी है आपका। अब चलिए, अब जितनी भी बातें हमने देखी उससे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का क्या मतलब है कि उसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, तब हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उस पर हाइड्रोनियम आयन का इफेक्ट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, आप सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, नींबू। लेमन को के रस को जब आप निचोड़ते हो और उसको आप टेस्ट करके देखो, है ना, बिना कुछ मिलाए आपने इसमें से रस निकाला और उसे आपने टेस्ट किया, तो आपको बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा, है ना। लेकिन जब आप उसी 1 ड्रॉप को 2 चम्मच पानी में डाल देते हो तो उसकी खट्टापन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर उसे आपने 1 ग्लास पानी में डाल दिया तो इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो खट्टापन है वो बहुत कम हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि इसमें हम जितना ही पानी ऐड कर रहे हैं इसका कंसेंट्रेशन कम होता जा रहा है ना। इसमें जो लेमन में जो एसिड है उसका कंसेंट्रेशन कम होता जा रहा है। ठीक उसी तरह से एसिड्स में, एसिड को जब हम डाइल्यूट करेंगे तो अगर अभी इसमें मान लेते हैं कि 10 हाइड्रोजन प्लस आयन है ना, तो ये तो अभी इतने 2 ml एसिड्स में मान लेते हैं कि 10 हाइड्रोजन आयन्स है। अब जब हम इसे 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर दिए तो 1 लीटर में 10 हाइड्रोजन आयन हो गया ना, तो इसका कंसेंट्रेशन तो कम हो गया, इसकी इंटेंसिटी तो कम हो गई। तो वही बात यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन पे क्या इफेक्ट होता है। तो हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेज बिकॉज ऑन एडिंग वाटर द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ वाटर रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डाइल्यूट एसिड्स में H+ आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा। या आपको पूछा जा सकता है कि कंसेंट्रेटेड एसिड्स में H+ आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा। तो क्या होगा, जितना ही ज़्यादा कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का उतना ही कंसेंट्रेटेड एसिड, और जितना ही कम कंसेंट्रेशन उतना ही हम कहेंगे कि वो एसिड डाइल्यूटेड है ना। तो कंसेंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूटेड एसिड बनाने के लिए हम उसमें पानी मिक्स करते हैं और जितना ही पानी में ऐड होगा उतना ही हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कंसेंट्रेशन से, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से। हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन अफेक्टेड, अच्छा यहाँ पे एक्सिस होगा, व्हेन एक्सिस बेस। ठीक है, जब हम किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में और एक्सिस बेस ऐड करते हैं तब उसके कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होता है, हाइड्रोक्साइड आयन के कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो मान लेते हैं कि अभी जो बेस है उसमें 10 OH- आयन्स है ना, इसमें हमने और ऐड कर दिया तो कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ओके, तो बस यही पूछ रहा है, द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेज व्हेन द एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ओके, तो आपको यहाँ पे अब जैसे कि हमने देखा कि जब हम लेमन को पानी में डालते हैं तो इसका कंसेंट्रेशन कम होता जाता है, इसकी इंटेंसिटी कम होता जाता है, यानी कि ये जो लेमन की इंटेंसिटी है वो वीक होती जाती है। जस्ट लाइक दैट आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी एसिड या बेस को डाइल्यूट करेंगे तो वो वीक होता जाएगा। ठीक है, तो जितना ही डाइल्यूटेड एसिड है उतना ही वीक एसिड्स होगा। ठीक है, और उतना ही लो कंसेंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन का एंड बेस के केस में हाइड्रोक्साइड आयन का। और कंसेंट्रेटेड एसिड का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, एंड कंसेंट्रेटेड बेस का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके आयंस के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जितना हाई कंसेंट्रेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हम मानेंगे, है ना, उतना ही उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मजबूत होगा वो। और जितना ही लो कंसेंट्रेशन होगा उतना ही हम कहेंगे कि वो एसिड या बेस वीक है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कि कोई भी एसिड में, किसी भी सब्सटेंस में कितना H+ आयन है या कितना हाइड्रोक्साइड आयन है, अब ये हम कैसे पता करेंगे।
कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना ज़्यादा वीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। नाउ लेट्स मूव टू द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल नेचर को डिटेक्ट नहीं करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, बल्कि उसके साथ साथ उसके स्ट्रेंथ को भी बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो वो कितना है, कितना ज़्यादा कोई सब्सटेंस एसिडिक है और कितना ज़्यादा कोई सब्सटेंस बेसिक है। इस स्ट्रेंथ को भी जो डिटरमाइन करता है उस सब्सटेंस को हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। एंड दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर इज पीएच पेपर। अब ये स्ट्रेंथ हमें कैसे बताता है? बाय मेजरिंग H+ आयन। अब आपको आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो हमने देखा था कि एसिड्स में ही H+ आयन होते हैं, बेसिस में तो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, तो फिर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर H+ आयन से कैसे बेस को डिटेक्ट करेगा? कोई बेस को ये H+ आयन मेजर करके कैसे डिटेक्ट करेगा? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कोई भी सब्सटेंस चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं दोनों ही में। किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन भी प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होता है, और इन्हीं दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। ओके अच्छा, अब इस H+ आयन के कंसंट्रेशन को हम मेज़र किस तरह से करते हैं? तो इसके मेज़र करने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं पीएच स्केल, जो कि कुछ इस तरह का होता है, जिसमें 0 से लेकर के 14 तक का नंबर लिखा हुआ होता है और हर नंबर पे अलग अलग कलर डिनोट किए हुए होते हैं, जो कि हमें ये डिटेक्ट करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। ओके, सो a scale that is used for measuring the hydrogen ion concentration present in the solution is called pH scale, and on the pH scale we measure the pH of any solution। अब ये pH क्या होता है? तो pH में 2 लेटर है, P और H। P का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस मतलब होता है पोटेंशियल, स्ट्रेंथ है ना, पावर, पोटेंस मतलब होता है पावर, एंड H फॉर हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे जो H है वो है क्या चीज़ के लिए? हाइड्रोजन आयन के लिए। ओके, सो पोटेंशियल या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन को जो बताता है उसी को कहा जाता है पीएच। सो पीएच इज नथिंग बट अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, जो कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को डिटेक्ट करता है, वही हुआ उसका पीएच। ओके ओके, अब देखिए पीएच और हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन में क्या रिलेशन है? तो जैसे जैसे पीएच की जो वैल्यू होती है, अभी आपने देखा कि पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक का नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो उसमें हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? तो एक्चुअली में पीएच वैल्यू जो होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन के, है ना, यानी कि जितना ही कम हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन होगा उतना ही पीएच वैल्यू होगी। 7 से इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और जितना ही हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा उतना ही ये जो पीएच की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो पीएच वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन के, और जितना ही हम लो वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं उतना ही हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है और उतना ही सब्सटेंस एसिडिक होता जाता है। ठीक है, अब जैसे कि 7 नंबर पे न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो H+ आयन और OH- आयन ये दोनों ही में होता है, किसी भी सब्सटेंस में ये दोनों ही आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बात आती है अब कि H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो हम उसे एसिडिक कहते हैं, और जब OH- आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो हम उसे कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन, और जब दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल होता है तब हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। बस इतनी ही बात है। H+ आयन ज़्यादा है तो एसिडिक, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है तो बेसिक, दोनों आयन बराबर हैं तो न्यूट्रल। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो स्ट्रेंथ होती है एसिड्स एंड बेस की, वो आयंस के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना ही मोर एसिडिक सब्सटेंस होगा, और जितना ही ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होगा उतना ही हम कहेंगे कि सब्सटेंस मोर बेसिक है। ठीक है, H+ आयन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। ओके,
और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम है, तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एंड उसका लोअर पीएच होगा। जितना ही पीएच लो होगा, है ना, जैसे कि ये है पीएच स्केल, यहाँ पे है 7, इधर हम बढ़ रहे हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। इधर पढ़ेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो 7 से हम इस साइड जितना ही बढ़ते जा रहे हैं, सब्सटेंस हमको मोर एसिडिक मिलेगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक 0 पे मिलेगा और सबसे ज़्यादा बेसिक हमें 14 पे मिलेगा। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे पीएच वैल्यू कम हो रही है, पीएच वैल्यू कम हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है। यहाँ पे पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ओके, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि पीएच वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। एसिडिटी मतलब क्या, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, बेसिसिटी मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब हम 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे, जब हम 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिटी कम होगी, तब एसिडिटी कम होगी। और जब हम 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे, है ना, इस तरह से नहीं, जब हम 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तब क्या कहेंगे हम कि एसिडिटी बढ़ रही है, मतलब कि स्ट्रॉन्गर एसिड हमें मिलेगा जब हम 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो। ठीक है, इसी तरह से जस्ट अपोजिट होगा, जब हम 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्गर बेस मिलेगा और 14 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो हमें वीक बेसेस मिलेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के पीएच आपको याद होने चाहिए, जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, दैट इज HCl, तो इसका पीएच होता है 1.2। अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो एसिड रिलीज होता है, जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं पेप्सिन, ये एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो पीएच का मेंटेन रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.2 और 0 H2SO4। बैटरी में जो एसिड पाया जाता है H2SO4 उसका पीएच होता है 0, जो कि मोर स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो कभी भी H2SO4 एंड HNO3, इसको जब भी आप इसके साथ खेल कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह से सबसे ज़्यादा एसिडिक बेसिक सब्सटेंस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ड्राई क्लीनर वगैरह में यूज़ किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। हमारा जो ब्लड है उसका पीएच होता है 7.4। प्योर वाटर का ब्लड जो पीएच होता है वो 7 होता है, दैट इज़ न्यूट्रल पीएच। इससे हम एक पॉइंट भी इधर बढ़ेंगे तो सब्सटेंस एसिडिक हो जाएगा, यानी कि 6.9 भी है अगर पीएच तो ये एसिडिक होगा। उसी तरह से 7 से 1 पॉइंट भी अगर हम इस तरफ बढ़े तो सब्सटेंस बेसिक हो जाएगा, जैसे कि 7.1, तो हम इसे बेसिक कहेंगे ना कि न्यूट्रल। ये ध्यान में रखिएगा, 7 ही एक वैल्यू है जब कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। 7 से 1 पॉइंट भी इधर बढ़ा तो हम कहेंगे सब्सटेंस एसिडिक है। 7 से 1 पॉइंट भी अगर इधर बढ़ा तो हम कहेंगे कि सब्सटेंस बेसिक है, और बेसिक या एल्कलीन सेम थिंग। ओके, अच्छा, इसके अलावा आपको पीएच याद रखना है। एसिड रेन, इसका पीएच लगभग 5.4 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कॉफी का पीएच होता है 5। टोमेटो यूज करते हैं, उस टोमेटो का पीएच होता है 4। ओके, और सोडा जो यूज होता है, सोडा जो आप यूज करते हैं वो सोडा, उस सोडा का पीएच होता है 3। ठीक है, तो ये सब कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब पीएच और 7 के बराबर हो तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है। जब पीएच 7 से कम होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और जब पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन एल्कलीन होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि पीएच का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम आप प्लांट्स, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन सभी के लिए पीएच का एक स्पेसिफिक रेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। एक स्पेसिफिक पीएच रेंज पर ही हमारी जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं ना, हमारी बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं
वो सभी एक स्पेसिफिक पीएच पर ही फंक्शन करती हैं। अगर उससे पीएच कम हुआ या उससे पीएच ज़्यादा हुआ तो हमारा सिस्टम गड़बड़ा सकता है, उसमें कुछ डिफेक्शन आ सकता है, खराबी आ सकती है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है पीएच का, कि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेंटेन रहना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो 7 से 7.8 पीएच पर ही प्रॉपर फंक्शन कर पाती है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक पीएच पर ही एक्टिवेट होते हैं, है ना। तो अगर पीएच कम होता है, इस रेंज से कम होता है या इससे ज़्यादा होता है, तो प्रॉपर फंक्शनिंग पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इसी तरह से रेन जब फॉलिंग होती है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है ना, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, तब हम इसे एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन एक्चुअली में क्या होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या करता है, ये इवेपोरेट होते रहते हैं, है ना। पानी तो इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो जाकर के वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना लेता है, और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना लेता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके H2SO4 बना लेते हैं। H2SO3 बनाता है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और ये रेनफॉल एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये एसिड रेन रिवर के पानी के साथ जब ये मिल जाते हैं, तो ये इसमें जो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक माइक्रोब्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीएच लो हो गया। अब बताओ, देखो पीएच कितना होता है वाटर का, 7 होता है। अब उसमें एसिडिक सब्सटेंस मिल रहा है, एसिड रेन हो रही है। H2SO4 और HNO3 ये दोनों क्या हैं, एसिड्स हैं, है ना। तो ये एसिड्स जब आकर के वाटर में मिल जाएंगे तो ये एसिडिक मोर एसिडिक हो जाएगा, तो इसका पीएच वैल्यू लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है जितने भी एक्वेटिक लाइफ होते हैं उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो पीएच का मेंटेन रहना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, ज़रूरी है। दूसरी चीज़, डाइजेशन ऑफ फूड। एज वी नो कि हमारे स्टमक से HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो स्टमक में आता है, HCl रिलीज होता है, HCl उस खाने के साथ मिल जाता है और उसका डाइजेशन करता है, ठीक है। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो इनडाइजेशन हो जाती है। अब उस इनडाइजेशन की वजह से ये जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है एसिड का, और ज़्यादा सिक्रीशन होने की वजह से ये एसिड जो है वो वापस से ओइसोफेगस में रिटर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। इसी को कहा जाता है एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। ये वापस से इसोफेगस में जाना स्टार्ट हो जाता है एसिड, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होने लगती है, जलन होने लगती है, हार्ट बर्न करने लगता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब एक्सेस HCl होगा तो ये तो एसिडिक है ना, तो पीएच की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। तो जितना पीएच वैल्यू इसके लिए सूटेबल था उससे पीएच वैल्यू डिक्रीज हो गई। एज अ रिजल्ट हमारे डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। अब किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, एक तो कि ये पेन और इरिटेशन कॉज कर रहा है पीएच वैल्यू कम हो जाने की वजह से, एक्सेसिव HCl रिलीज होने की वजह से, और दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि इस लो पीएच में जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पेप्सिन एंजाइम, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, क्योंकि इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए हमारे स्टमक का पीएच 1 से 3 होना चाहिए। इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए हमारे स्टमक का पीएच 1 से 3 होना चाहिए, और इसी काम को करने में HCl रिस्पॉन्सिबल होता है। ये HCl जो है हमारे स्टमक के पीएच को 1 से 3 करता है, रिलीज करके, सिक्रीट हो करके, ठीक है। तो जब एक्सेसिव HCl रिलीज होगा तो पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी, और पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी तो पेप्सिन एक्टिवेट ही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे प्रोटीन का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है। ओके, सो फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड pH इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आइए थर्ड इंपॉर्टेंस देखते हैं pH का। सॉयल में, मिट्टी में क्या इंपॉर्टेंस है pH की, तो प्लांट्स को एक स्पेसिफिक रेंज की रिक्वायरमेंट होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है। कोई भी प्लांट्स होते हैं अगर उसमें एसिड ज़्यादा हो जाता है तो
उसके पत्ते जो हैं, उसकी जो लीफ है वो पीले पड़ने लगते हैं, ये एसिडिटी का साइन है। एसिडिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ना। तो कोई भी प्लांट्स होते हैं, कोई भी क्रीपर्स हैं या क्रॉप्स हैं, श्रब्स हैं, उन्हें एक मिनिमम रेंज चाहिए होता है अच्छे से ग्रो करने के लिए 6.5 से लेकर के 7.3 तक। अगर इससे कम पीएच हुआ या इससे ज़्यादा पीएच हुआ तो फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसीलिए सॉइल में भी पीएच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एसिडिटी बढ़ जाती है सॉइल में और अगर पीएच 6.5 से कम हो जाता है ना, अगर पीएच कम हो जाता है, एसिडिटी बढ़ गई यानी कि पीएच कम हुआ, एसिड ज़्यादा हो गई यानी कि पीएच कम हो गया। तो पीएच जब कम होगा तो हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, या एग शेल्स जो होती हैं, अंडे की जो वो होती है ऊपर का शेल जो होता है वो, ये सब हम यूज़ करते हैं, उस मिट्टी में डालते हैं, है ना। तो ये दोनों बेसिक सब्सटेंसेस का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि बेस जो है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे और सॉइल का पीएच वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। और अगर पीएच ज़्यादा हो जाता है यानी कि एसिडिटी कम हो गई, बेसिसिटी बढ़ गई, तो बेसिसिटी को कम करने के लिए हम किसी एसिड का यूज़ करते हैं, दैट इज जिप्सम, जो कि बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंस था। अब हम आइए अगला इंपॉर्टेंस देखते हैं, टू प्रिवेंट टूथ डिके। मेंटेनिंग ऑफ पीएच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग टूथ डिके, है ना। एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए। हमारे माउथ का जो पीएच होता है ना वो 5.5 होता है। अगर इससे डिक्रीज हुआ तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। अगर ये पीएच 5.5 से कम हुआ तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। अब व्हाट इज टूथ डिके? तो टूथ डिके क्या है? एक्चुअली में क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं ना, अगर कुछ हमने मीठा खाया तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे दांतों में कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं। अब दांतों में हमारे एक बैक्टीरिया पाया जाता है, हेलिकोबैक्टर, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो इस शुगर मॉलिक्यूल को और अदर जो फूड पार्टिकल्स हैं उसे ये डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसे ये डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है और इसके डिग्रेडेशन के रिस्पॉन्स में एसिड का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। और यही एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये पीएच रेंज जो है वो कम हो जाती है। एसिड प्रोड्यूस हुआ, एसिड हाई, एसिड बढ़ने लगी यानी मतलब पीएच वैल्यू कम, तो ये पीएच को लो कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो दांत का ऊपरी हिस्सा है ना, पार्ट है, जो वाइट पार्ट, जो चमकीला परत है, वो होता है इनेमल। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? इनेमल। तो यही टूथ इनेमल पे इस एसिड का इफेक्ट पड़ता है। इस हाई एसिडिटी की वजह से ये जो इनेमल है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो ऊपरी दांत की जो ऊपरी लेयर है इनेमल वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से दांत हमारा खराब हो जाता है। तो हमारे दांतों को खराब होने से बचाने के लिए भी पीएच का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। सो अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इज टू प्रिवेंट टूथ डिके, है ना। और इसीलिए ये एसिडिटी बढ़ जाती है, तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बेस, क्योंकि बेस एसिडिटी को कम करेगा। तो इसलिए जो टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, जो भी टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बेस होता है, कोई ना कोई बेस होता है जो कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज करे और जिसकी वजह से हमारा दांत ठीक रहता है, ठीक है। Another most important importance of pH is self defense by animals and plants. आपने देखा होगा कि जब मधुमक्खी काट लेती है तो बहुत बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होने लगता है, वहाँ पे रेडिश हो जाता है, इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है ना, इसमें एक वेनम सैक प्रेजेंट होता है इसके पीछे वाले पार्ट में, ठीक है। ये कुछ इस तरह का होता है, लुक एट दिस। तो ये यहाँ से एक ऐसे सब्सटेंस का, एक एसिडिक सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है, दैट इज कॉल्ड वेनम। ये वेनम सैक है, इसमें प्रेजेंट है एसिड। अब ये इस एसिड का सिक्रीशन कर देती है हमारी बॉडी में। जैसे ही ये टंक मारती है वो एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन कॉज होने लगती है, ठीक है। तो यही वजह है कि हमें जब मधुमक्खी काटती है तो पेन और इरिटेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक सब्सटेंस सिक्रीट करती है, दैट इज कॉल्ड वेनम। अब इस वेनम में एक प्रोटीन भी होता है, मेलिटीन, ठीक है। तो ये मेलिटीन का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन कॉज होता है। एंड बिकॉज दिस इज एसिडिक, तो अब इस एसिडिक नेचर को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस दर्द से राहत दिलाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, जो कि बेसिक होता है नेचर में। तो ये एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और हमें बेहतर महसूस होता है, ठीक है। इसी तरह से एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, नेटल प्लांट, जो कि हर्बेशियस प्लांट है, जंगलों में पाया जाता है ना। तो इसकी जो लीफ होती है ना, इसमें छोटे छोटे स्टिंग होते हैं, स्टिंगिंग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम इसे टच करते हैं वो स्टिंगिंग हेयर्स जो है वो हमारे स्किन में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही बर्निंग पेन
स्टार्ट हो जाता है। इसको छूते ही हमें बहुत वहाँ पे इरिटेशन होने लगेगी, पेन होने लगेगा। तो इस पेन को कम करने के लिए, इससे रिलीफ पाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोई बेसिक सब्सटेंस हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके जस्ट पास में एक पौधा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं डॉग प्लांट। तो इसकी जो लीफ होती है ना, इसे आप वहाँ पे रब कर लेंगे जहाँ पे आपको इन्फेक्ट हुआ है, लीफ से रब कर लेंगे तो वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। अफेक्टेड एरिया को आप इस लीफ से अगर रब कर लेते हैं तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंस हैं पीएच के, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। अब दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए का पीएच कितना है 6, सॉल्यूशन बी का पीएच कितना है 8 है। अब आपको बताना है कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो एज वी नो के पीएच वैल्यू अगर 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेसिक होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो सब्सटेंस क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। दूसरी बात कि पीएच कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। जितना ज्यादा पीएच वैल्यू उतना कम हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन, जितना कम हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा पीएच वैल्यू, है ना। यानी कि अगर पीएच हाई है तो H+ आयन कंसेंट्रेशन कम होगा एंड वाइस वर्सा। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों में किसका पीएच कम है, सॉल्यूशन 1 का। दैट मीन्स क्या कि इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे पीएच का वैल्यू ज्यादा है तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो जब H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है सो दिस इज एसिडिक, है ना। एंड जब H+ आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। बस यही तो पूछा है, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, सॉल्यूशन ए। विच इज एसिडिक, सॉल्यूशन ए इज एसिडिक, सॉल्यूशन बी इज बेसिक। ठीक है, आंसर यहाँ पे है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। H+ आयन कंसेंट्रेशन का किसी भी सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पूछ रहा है। तो अभी हमने देखा ना कि जब सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा यानी कि वो उतना ही मोर एसिडिक होगा। तो H+ आयन कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की एसिडिटी को बढ़ाता है, सॉल्यूशन की एसिडिटी पे इफेक्ट पड़ता है ना। बस यही पूछा है यहाँ पे। सो वी नो दैट एन एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म H+ आयन एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनायन, सो मोर द अमाउंट ऑफ एसिड, जितना ज्यादा अमाउंट एसिड का होगा उतना ही ज्यादा H+ आयन का कंसेंट्रेशन होगा, एंड जितना ज्यादा H+ आयन होंगे उतना ही उस सॉल्यूशन की एसिडिटी भी होगी। सो एज द नंबर ऑफ H+ आयन इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर भी उसका इंक्रीज होगा और उसका जस्ट अपोजिट होगा, H+ आयन कम तो बेसिक नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयंस। क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयन होते हैं? तो आंसर इज यस। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, दोनों ही में दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं, H+ आयन भी और OH- आयन भी। लेकिन हम इसे बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें OH- आयन का कंसेंट्रेशन H+ आयन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है। OH- आयन का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, H+ आयन का कंसेंट्रेशन कम होता है। दैट्स वाई दिस इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, अगर H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता तो एसिडिक कहते हैं, OH- का ज़्यादा है इसलिए ये बेसिक कहलाते हैं। ठीक है, सो दिस इज मेंशन हियर, यू कैन गो थ्रू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम और चॉक। तो क्विक लाइम देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन बेसिक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी बेसिक है। तो ये तीनों कंपाउंड कैसे हैं, बेसिक हैं। तो बेसिक सब्सटेंस का हम यूज कब करते हैं, जब हमें एसिड नेचर को न्यूट्रलाइज करना हो, राइट। एसिडिक नेचर को जब हमें न्यूट्रलाइज करना होता है तो हम बेसिक सब्सटेंस का यूज करते हैं। तो डैट मीन्स कि सॉइल एसिडिक है, इसीलिए यहाँ पे बेस यूज कर रहा है फार्मर, है ना। सो हम इसे कैसे आंसर करेंगे, आइडियली सॉइल शुड बी न्यूट्रल विद अ pH ऑफ 7 विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो सॉइल का pH जो है वो बेसिकली 7 होना चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, अच्छी फर्टिलिटी देने के लिए सॉइल का pH 7 होना चाहिए। अगर 7 से कम होगा तो इसके कल्टीवेशन पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए
इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट, क्योंकि बेसिक सब्सटेंस है ये तीनों कंपाउंड क्या है, बेसिक सब्सटेंस है। तो आप इसको इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं कि ऑल दी सब्सटेंस, ऑल दी, आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, ऑल दी गिवन, मैं बोल भी रही हूँ तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ऑल द गिवन सब्सटेंसेज, ओके सब्सटेंसेज नहीं लिख करके आप कंपाउंड लिखिए यहाँ पे। ऑल द गिवन कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर, so a farmer will या would treat with it, so a farmer would treat with it when the soil condition will be एसिडिक। जब सॉइल कंडीशन एसिडिक होगी तभी बेसिक सब्सटेंस का यूज करेगा, है ना, ताकि वो उसे न्यूट्रलाइज कर सके। अदरवाइज आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एसिड एंड बेसिस के सारे पोर्शंस को कंप्लीट कर लिया है, डन कर लिया है। इसके साथ साथ हमने इंडेक्स क्वेश्चंस को भी डन कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉल्ट एंड सॉल्ट के सारे रिएक्शंस को भी हम लोग कवर अप करने वाले हैं, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ओके, थैंक यू सो मच।